हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आप सबका स्वागत है प्रेप आईएएस में। गाइज, माय नेम इज समृद्धि और आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो वैसे तो आपको डायग्राम देख के भी कुछ कुछ अंदाजा हो गया होगा यार बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट ऑल आर द थिंग्स। सो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई जो पढ़ने वाली चीज है वो होती क्या है। सो आपको जरूर पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं। वैसे तो देखो बायोटेक्नोलॉजी, जब मैं अपना सही में बताऊं, जब मैं कॉलेज टाइम पे थी ना, तो हमारे कॉलेज में ये हुआ करता था कि जो बायोटेक्नोलॉजी की सीट्स थी वो एंड में फिल होती थी। लेकिन नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज वी नो कि आजकल कोविड-19 के बाद देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगी ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एंड ऑल। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये कहते हैं कि जो भी आपकी लिविंग सिस्टम है, ठीक है, लिविंग सिस्टम क्या हुआ, जैसे आपकी बॉडी का लिविंग सिस्टम में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स जीन्स, सेल्स, टिश्यू। अब अगर आप इन सब के अंदर कुछ बदलाव कर दो, यू डू सम मैनिपुलेशन इन ऑल दीज थिंग्स, सो आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन व्हाट यू विल गेट, when you will do some manipulation, so what you are going to get, आपके पास कुछ प्रोडक्ट आएगा। अब ये जो प्रोडक्ट होगा ना, दिस प्रोडक्ट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। और इस चीज को क्या बोलते हो, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया? तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया कि लिविंग सिस्टम की हम मैनिपुलेशन करते हैं ताकि हम कुछ एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट वहां से निकाल सके, राइट। चलिए, अब थोड़ा सा हिस्ट्री, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा हम जीन्स एंड ऑल के बारे में पता होना चाहिए, तो वो थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले सेल की, तो सेल में आप लोगों को सबको पता है कि सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब पूरी कहानी इस छोटे से न्यूक्लियस, जो देखने में तो बहुत छोटा है, उसके अराउंड घूमती है। अब इस न्यूक्लियस में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम जानते हैं किस नाम से, एडेनिन, थायामिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन के नाम से, ठीक है। सो ये आपके क्या है, कंपाउंड्स है, केमिकल्स है। कंपाउंड्स तो नहीं बोलूंगी, आई विल से दीज आर द केमिकल्स जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। एंड ये जो केमिकल्स है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। why they are called nitrogenous base? Because they have nitrogen in them, but they are basic in nature. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब नाइट्रोजीनियस बेस जैसे ही शुगर के टच में आते हैं तो ये आपके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। Why न्यूक्लियोसाइड? Because this thing is happening inside the nucleus, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड बेचारा मिल जाता है जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है बॉडी में, और क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। और ये जो चेन होती है ना इस न्यूक्लियोटाइड की, उसको आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड के नाम से। अब आप सोच रहे होगे कि मैम था ये क्या, बेसिक इन नेचर, कन्वर्ट हो गया किस में, एसिड में। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि शुगर ऐड हुई, फॉस्फेट ऐड हुआ उसमें, तो कन्वर्ट तो होना ही था, है ना। सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाएंगे दे विल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा आरएनए डीएनए की। अब जब हमने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है ना, सो ये न्यूक्लिक एसिड माय डियर स्टूडेंट्स टू टाइप के होते हैं। एक आपका न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको आप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हो, और दूसरे एसिड को आप जानते हो राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से। एक हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक और दूसरा हो गया राइबोन्यूक्लिक। अब दोनों में अंतर क्या होता है? जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है ना, इसमें आपके कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ATGC, एडेनिन, थायामिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन वही राइबोन्यूक्लिक में आपके होते हैं एडेनिन, यूरासिल,
गुआनिन एंड साइटोसिन। अब बात करते हैं दूसरा शुगर की। सो इसके अंदर कौन सी शुगर होती है? इसके अंदर जो शुगर है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसके अंदर जो शुगर होती है उसका नाम क्या है? दैट इज राइबोज शुगर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये आपके जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये होते हैं आपके डबल स्ट्रैंडेड। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड हो गया और एक ये वाला। सो दे आर नोन एज व्हाट? डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, and this is responsible for carrying what? This is responsible for carrying the genetic material. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए होता है आपका सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल चेन होती है इसमें। ठीक है, और जो आरएनए होता है दिस इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट डीएनए। क्या इतनी मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए तो बढ़ते हैं थोड़ी सी डीएनए की कहानी पे, लेकिन पहले थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करो, सो व्हाट वी हैव? फॉस्फोरस, राइबोस, एडेन। phosphorus, ribose, uracil. Then comes phosphorus, ribose, guanine. Then comes phosphorus, ribose, cytosine. Then again phosphorus, ribose, adenine. So ये किसका स्ट्रक्चर होगा? समझ में आ रही है बिल्कुल किसका स्ट्रक्चर है? This is a figure of RNA, because here we have single strand, and what this P is representing? This P is representing phosphate group, R is representing sugar, और ये आपका क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन 5 न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलके क्या बना लिया? आपका RNA। क्लियर है बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है डीएनए। डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, पी डी आर थायामिन, पी डी आर गुआनिन, पी डी आर साइटोसिन, पी डी आर एडेन। ठीक है, पी डी आर टी, PDRC, PDRG and PDRD। अब आपको वैसे तो समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, A bonds with T, G bonds with C, राइट, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। सो अगर यहां पे मैं बात करूं, दिस इज व्हाट? दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मतलब सॉरी न्यूक्लियोटाइड है ना। ये आपका पूरा क्या हो गया? एक सिंगल स्ट्रैंड, ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड क्यों हो गया? 2 स्ट्रैंड्स ज्वाइंट है। ठीक है, एंड दिस इज अ फिगर ऑफ डीएनए। क्लियर है बात? अब यहाँ पे जो इनके बीच की पेयरिंग है दैट इज व्हाट? सो यहाँ पे इसको समझते हैं। This thing is known as what? This thing is known as base pairing. This thing is known as base pairing. Base pairing का मतलब होता है कि bases जो हैं वो पेयर कैसे करते हैं। So याद रखना, A will pair with T and double bond होगा, G will pair with C triple bond, A will pair with U that is again double bond। ठीक है, वैसे यूजुअली आपके आरएनए में वो पेयर नहीं करते हैं। दिस पेयरिंग इज ओनली इन डीएनए, एंड दैट टू ये जो पेयरिंग होती है इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है दैट इज व्हाट? दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि उनके बीच के जो आपकी वीक इंट्रैक्शंस है ना उनके कारण बना। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वीक इंट्रैक्शन बिटवीन द बेसेस।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप येस यू आर गेटिंग समथिंग, राइट? चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज ध्यान से, अगेन व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव टू लिसन इज केयरफुली। सो ये क्या है? ये है आपका डीएनए। अब ये डीएनए पहले क्या था? अनकंडेंस्ड। अब ये क्या हो गया? कंडेंस्ड। और जब ये मैक्सिमम कंडेंस्ड होगा ना, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना करके देखना वायर के साथ। जैसे ये वायर है, ठीक है, इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस वायर को जब कंडेंस करोगे तो मैक्सिमम ये कंडेंस होगा, लेकिन उससे भी अगर मुझे इसको छोटा कंडेंस करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फोल्ड इट लाइक this. So can you see that this is what? This is one structure. इतना समझ में आ रहा है, राइट? सो यहां तक समझ में आया कि डीएनए जो है वो कंडेंस करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। बेटा उसको ज्यादा कंडेंस नहीं कर सकते, नहीं तो चार्जर चलना बंद हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ डीएनए एंड दिस डीएनए इज अनकंडेंस्ड डीएनए, जिसने कंडेंस नहीं किया अपने आप। लेकिन यहाँ पे जब आपने उसको थोड़ा सा कंडेंस कर दिया तो उसको बोलते हैं आप क्रोमाटिन। और ये क्या होता है? कंडेंस्ड होता है। अगर इसको और ज्यादा कंडेंस कर दिया, दैट इज व्हेन इट इज मैक्सिममली कंडेंस्ड। सो जब आपने इसको मैक्सिमम कंडेंस किया, सो इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म क्रोमाटिन, ठीक है? इट विल फॉर्म क्रोमाटिन। सो यहाँ पे ये हमेशा एक सिंगल क्रोमाटिड एग्जिस्ट नहीं करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर बट डीएनए एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है? डीएनए की कॉपीज हमेशा एग्जैक्टली सेम होती है। इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है? इसने अपने आप को ये किया एंड फाइनली इसने आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। समझ में आई? सो ये वाला क्या हो गया? ये दूसरा क्रोमोटिन है, और इन दोनों को मिला के व्हाट यू कॉल इट एज क्रोमोसोम। समझ में आ रही है बात? सो यहाँ पे कहना इससे कि जो दो डीएनए हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? दो क्रोमाटिड्स। और दो क्रोमाटिड्स मिलके क्या बना रहे हैं बच्चे? दो क्रोमाटिड्स मिलके बना रहे हैं वन क्रोमोसोम, ठीक है? और याद रखना, दिस वन एंड दिस टू डीएनए, दीज वन एंड टू डीएनए, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक जैसे होते हैं। वो आपको दिखाने के लिए आई हैव यूज्ड द डिफरेंट कलर। इज दिस थिंग क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाट वी हैव इज कि हर सेल के पास, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एनिमल, सो ह्यूमन बॉडी के पास each cell has what? Each cell has 23 pair of chromosomes. हर सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की अगर आप बात करो, सो इसको डिवाइड किया जाता है टू ग्रुप्स में। द वन ग्रुप इज नोन एज, जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनको बोलते हो ऑटोसोम्स। और जो एक और पेयर रह जाता है इनको बोला जाता है एलीलोसोम्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज सेक्स हॉर्मोन्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स विल बी द बेटर वन, ठीक है? अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिसको ऑटोसोम बोलते हैं, एक मिनट, ऑटोसोम बोलते हैं, व्हाट इज इट्स पर्पस? इट्स पर्पस इज जो भी पर्सन की बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसके हेयर्स का कलर क्या होगा, उसकी आईज का कलर क्या होगा, है ना, उन सब करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करना। और ये दोनों सेक्स के लिए कॉमन होते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए। लेकिन वहीं अगर हम सेक्स हॉर्मोन्स की या फिर एलीलोसोम्स की बात करें, सो वी हैव एक्स एंड वाई, ठीक है? एक्स जो होता है वो फीमेल सेक्स करेक्टर कैरी करता है, और वाई जो होता है वो मेल सेक्स करेक्टर कैरी करता है, ठीक है? सो आपकी बॉडी में पर्सन मेल होगा फीमेल होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन एक्स एंड वाई। फीमेल पैदा कब होगी? जब दोनों एक्स हैं, और मेल पैदा कब होगा? जब एक एक्स है एक वाई है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थिंग।
उसके बाद सेकंड चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है साइज में। साइज की बात करें तो एक्स क्रोमोसोम वाई बड़ा होता है, लेकिन अगर वहीं हम डोमिनेंस की बात करें कि कौन सा डोमिनेट होता है, तो हमेशा दिस वन इज डोमिनेंट। देखो सीधी सी बात है, इसको ऐसे मान के चलो, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी आपको नहीं करना, इतना जानना है कि घर में, हमारे घरों में हम यूजुअली क्या देखते हैं, पैट्रियार्कियल सोसाइटी, किसकी डोमिनेंस ज्यादा होती है, मेल की, तो यहाँ पे भी किसकी ज्यादा है, वाई की। ठीक है, चलिए अब इसका मैं आगे यूज बताऊंगी आपको कहाँ। अब मान लो कि इन क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां के लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज क्रोमोसोमल एब्रेशंस। जहां पे क्रोमोसोम के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, वहां पे जो टर्म यूज की जाती है दैट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। देखो एब्रेशन के अंदर ही क्या छुपा है, एरर। ठीक है, समझ में आई। सो नॉर्मल मेल कैसा होता है, नॉर्मल फीमेल क्या होती है, एक्स वाई या एक्स 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 एक्स, है ना, बिल्कुल। सो नॉर्मल फीमेल होती है आपकी एक्स एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट इससे करते हैं। ठीक है, whereas if you talk about normal men, so normal male होता है आपका एक्स वाई, जिसको हम डोनेट करते हैं इससे। अब मान लो क्या हुआ, नाउ द स्टोरी टर्न्स डिफरेंट। यहां तक कितने थे, 46 क्रोमोसोम्स, यहां पे भी कितने थे, 46। अब पता नहीं कहां से एक एक्स हार्मोन एक्स्ट्रा। अब इस एक्स हार्मोन एक्स्ट्रा आने से कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल जी हाँ पड़ेगा। उस चीज को बोलते हो आप सुपर फीमेल सिंड्रोम। What you call it as? You call it as super female syndrome. Why it is called syndrome? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, वही अगर आपका वाई वाला एक्स्ट्रा आ जाए, सो दैट इज नोन एज सुपर मेल सिंड्रोम। अब यहां तक स्टोरी में क्या हो सकता है, पर्सन कैन बी फर्टाइल और पर्सन कांट बी फर्टाइल। ठीक है, बट यूजुअली इट इज कंसिडर्ड एज कि फर्टाइल होता है पर्सन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अनफर्टाइल। अब प्रॉब्लम आगे आती है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहानी की आगे शुरू। एक्स एक्स वाई आ गए, अब भी 47 है, और इस सिंड्रोम को बोलते हो क्लिन फिल्टर सिंड्रोम। अब इसके अंदर दिक्कत क्या होती है बच्चे, इसके अंदर दिक्कत ये होती है, अब भाई एक्स्ट्रा आ गया और इसको डिस्कवर हेनरी क्लिनफिल्टर ने किया था, जिसके नाम से पड़ गया। अब प्रॉब्लम ये आई, हमने अभी क्या किया था, y विल डोमिनेट अपॉन x। सो ये वाला जिसको मोस्टली क्लिनफिल्टर होगा, दे आर फाउंड टू बी। यहां पे आता है आपका इनफर्टिलिटी, यहां से इनफर्टिलिटी शुरू हो जाएगी कि इनके अंदर कुछ फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या फिर आप ये लगा लीजिए इनके जो मेल पार्ट्स होंगे वो इतने डोमिनेट नहीं करेंगे। ऑल्दो याद रखना ट्रांसजेंडर एंड दे आर डिफरेंट। ठीक है, बट इसके केस में इतने फीमेल पार्ट्स, इतने मेल पार्ट्स डेवलप नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर 45 क्रोमोसोम हो जाए, मतलब ये वाला खाली होना चाहिए था एक्स और वाई, बट ये खाली है, सो इसको बोलोगे आप टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, एंड यूजुअली ये किसमें होता है, फीमेल्स में। अगेन द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट, हिज नेम वाज व्हाट, टर्नर। सो उसी के नाम पे टर्नर सिंड्रोम। यहां पे भी इनफर्टिलिटी होती है, दोनों के केस में आपकी इनफर्टिलिटी स्टार्ट होगी। क्लियर है इतनी बात की, यहां पे क्या हो चुकी है, इनफर्टिलिटी स्टार्ट। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है, इतनी बात क्लियर आप सबको। अब नेक्स्ट व्हाट कम्स द नेक्स्ट, नेक्स्ट विच कम्स इज, जो हम इसकी डेफिनेशन देखें। ठीक है, सो सबसे पहले हम टर्नर सिंड्रोम ही देखते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू टर्नर सिंड्रोम, मैंने आपको अभी क्या बताया, एक्स 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 जीरो है ना, सॉरी एक्स जीरो, तो मीन्स यहां पे क्या है,
सिंगल क्रोमोसोम है, सो वी कैन से इट इज मोनोजोमी। याद रखना Y0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिना X के पॉसिबल नहीं होता। और टर्नर सिंड्रोम के केस में जेंडर कौन होता है? जनरली फीमेल होती है। सिम्टम्स देखो क्या होते हैं, हाइट छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखते हैं, इसको कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, जो ओवरीज है वो अंडर डेवलप्ड है। सो डू यू थिंक कि दिस पर्सन विल बी एबल टू प्रोड्यूस? सो फर्टिलिटी जो होती है, इनफर्टिलिटी होती है, फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये फेशियल कैरेक्टर्स ये सब कुछ छोड़ो, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इनका दिमाग से सही है या दिमाग से नहीं है सही? सो दे आर बेसिकली मेंटली रिटार्डेड। यूजुअली इट इज फाउंड दैट दे आर मेंटली रिटार्डेड, या फिर इनकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही स्लो हो रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ टर्नर सिंड्रोम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या इतना पॉइंट समझ में आया? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स सुपर मेल। सुपर मेल के केस में हमने क्या देखा था, बताओ जल्दी से। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था सुपर मेल के केस में? कौन सा एक्स्ट्रा होता है? एक्स वाई वाई, राइट। बिकॉज अगर एक्स एक्स वाई होगा तो क्लिनफिल्टर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपका एक्स वाई वाई। यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गए, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ट्राइसोम। किस में होगा? मेल के अंदर होगा। सिम्टम्स क्या होंगे? हाइट, जो नॉर्मल पर्सन होती है उनकी हाइट से ज्यादा होगा। दूसरा, ऐसे पर्सन के अंदर लर्निंग प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ये कोई चीज जल्दी समझ नहीं पाते, तो कई बार ये भी बोला जाता है कि इनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। लर्निंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि पर्सन जल्दी से रिमाइंड नहीं कर पाता, चीजों को याद नहीं कर पाता, ग्रास्प नहीं कर पाता, तो कई बार इस बीमारी को ऑटिज्म का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। मतलब इस लर्निंग प्रॉब्लम को दिया जाता है, इस पूरी बीमारी को मत दे देना, ठीक है। उसके बाद और क्या देखा जाता है? जर्नली मोस्टली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट दे हैव क्रिमिनल माइंडसेट। ठीक है, इनका जो माइंडसेट होता है वो मोस्टली क्या होता है? क्रिमिनल्स की तरह सोच रखते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट कमिंग टू सुपर फीमेल। सुपर फीमेल के केस में क्या होता है? अगेन देयर इज अ ट्राइसोमी, बट यहाँ पे एक्स 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 की होती है। किस में होगा? फीमेल्स में होगा, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम। सिम्टम्स क्या होंगे? वही टॉलर देन एवरेज। फर्टिलिटी पे आप कोई कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि यूजुअली दिस पीपल आर फर्टाइल, और ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज कम देखने को मिलती है, रियरली फाउंड लर्निंग डिफिकल्टी। आपको लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत कम देखने को मिलेगी। और देखो इनमें से कोई लग रहा है कि अब नॉर्मल है, आई कैन सी देम, राइट। चलिए अब नेक्स्ट कमिंग्स टू द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? अगेन ट्राइसोमी, बट यहाँ पे एडिशनल एक्स एक्स वाई होता है, सो दिस इज ऑल्सो ट्राइसोमी। लेकिन यहाँ पे ट्राइसोमी में क्या है? 2 एक्स है, सो इट इज 2n+1, 1 एक्स्ट्रा इज वाई, राइट। सो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 47। अब यहाँ पे 2n+1 है, इसीलिए इसको कई बार बोल देते एबनॉर्मल डिप्लॉइड। ये क्या होता है? दिस यू विल अंडरस्टैंड इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। यूजुअली जेंडर कौन सा होता है? मेल। सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो, ब्रेस्ट है, हिप्स ब्रॉडर है, गर्ल्स का सिम्टम आ गया है ना। पैनी स्मॉल है, टेस्टी स्मॉल है, प्यूबर्टी में डिले है, सो विल दे बी एबल टू प्रोड्यूस बेबी? सो दे आर मेल इनफर्टाइल। अब ये मत बोल देना मैम मेल है तो बेबी कैसे प्रोड्यूस करेगा, अरे भाई स्पर्म्स तो इसी के जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे इनकी बॉडी में इनफर्टिलिटी है, वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, या फिर अगर करते भी हैं सो बहुत कम तो है, ये अपने इनका स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, मतलब वुमेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आर यू गेटिंग दिस थिंग?
चलिए, सो ये हो गया आपका क्या, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे टर्म यूज करा डिप्लॉयड एंड ऑल, उसको समझ। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ये दोनों क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे बच्चे, आपको इतना पता है कि एक बच्चे के अंदर एक क्रोमोसोम आता है अपने पेरेंट्स से, एक मदर से आता है, दूसरा कहां से आता है, फादर से। ठीक है, कौन सा किससे आएगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल। ठीक है, सो एक आपका मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। देखो इसको ऐसे समझो, दिस इज अ एग सेल एंड दिस इज अ स्पर्म सेल। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटिव तरीके से बनाती हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है जो चीज आपको समझने वाली। अब अगर आप फीमेल की बात करो या फिर मेल की बात करो, सो उसके अंदर 22 दूसरे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ फीमेल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मेल। अब अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं, सो दिस विल बी 22x 22x। अरे यार, ट्वेंटी टू एक्स 22y। यहां पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, 22x 22x। ठीक है, अब मान लो ये दोनों फ्यूज करें, सो दे विल फॉर्म व्हाट, 22x। ये दोनों करते हैं, सो दे विल फॉर्म 22x 22x। ये क्या फॉर्म करेगा, 22y। इसी तरह से फॉर्म होंगे। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ फीमेल जाइगोट एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ मेल जाइगोट। क्लियर है इतनी बात? आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में आपके 2n का मतलब कितना होता है, 46, कि n इज पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यहां तक समझ में आया? ये हमने इनके क्या उठा लिए, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज गैमीट्स, जो यहाँ पे है। सो यहाँ पे एक ही आ रहा है ना क्रोमोसोम, एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है। सो दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज हैप्लॉइड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि इनको हैप्लॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको ब्रेक कर दिया। आर यू गेटिंग दिस थिंग, यस और नो? ठीक है, सो बच्चे में एक पेरेंट से एक ही आ रहा है, सो दैट इसके पीछे क्या पड़ रहा है, पुलाइड। ठीक है, ह्यूमंस डिप्लॉयड क्यों होते हैं, बिकॉज उनमें एक पापा से आता है, एक कहां से आता है, मम्मी से आता है। सो यहां तक क्लियर हुई बात? सो प्लॉयड इज एन। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट चलते हैं डाउन सिंड्रोम पे, बाकी की कहानी बाद में समझेंगे। अब बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23। जरूरी थोड़ी है सारी प्रॉब्लम एलिलियोसोम में हो, किसी और पेयर ऑफ क्रोमोसोम में भी हो सकती है। अब मान लो कि बॉडी का जो 21वां पेयर था क्रोमोसोम का, उसके अंदर ट्राइसोमी आ गई, 23 में नहीं आई, 21 में आ गई, तो क्या होगा यहाँ पे, सो दैट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम्स में होता क्या है, पर्सन का माइंड लेट डेवलप करता है, डिलेड डेवलपमेंट, लर्निंग प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं ऑटिज्म। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको कुछ बातें तो समझ में आ रही। ठीक है, चलो यहां पे आने से पहले 2-3 चीजें और समझ लेते हैं। अब आपको मैंने बताया कि व्हाट इज प्लॉइड, प्लॉइड दैट इज n is equal to what, one set of chromosome in all cells in a cell। ठीक है, उसके बाद ये डिप्लॉयड कब होगा, जब यही नंबर 2n हो जाएगा, मतलब 2 into 23। जब उसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज डिप्लॉयड। ट्राइप्लॉयड कब होगा,
जब उसके अंदर 69 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। टेट्रापोलाइड कब होगा? जब उसके अंदर 4n होगा, ठीक है। पेंटापोलाइड में 5n एंड सो, ठीक है। अब जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, सो ह्यूमंस में सिर्फ ये दो चीजें होती हैं। ह्यूमंस के केस में पॉलीप्लॉइड्स आर नॉट पॉसिबल, जबकि पॉलीप्लॉइड्स आर वेरी कॉमन इन प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? एंड ह्यूमंस में ये चीज पाई गई कि 10% जो एबॉर्शंस होते हैं ना अपने आप हो जाते हैं, दैट आर बिकॉज ऑफ द पॉलीप्लॉइड। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग दिस थिंग? मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। Next is most eukaryotic plants have diploid somatic cell that we have done. That is 2 set of chromosome. लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड गैमीट। वो हमने कर लिया, 2 बन जाते हैं, ठीक है। अब accidental formation of diploid due to non-disjunction of chromosome and their fusion leads to polyploids and फिर ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। So are you getting this thing? कि अगर इनका जो है डिप्लॉइड गैमीट्स का एक्सीडेंटल कभी फॉर्मेशन हो भी जाए, सो वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। एंड व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आर दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। सो अगर मुझे बोलना है फीमेल गैमीट, सो व्हाट विल बी द फीमेल गैमीट? सॉरी, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की बात करें तो फीमेल के केस में होगा एग सेल गैमीट और मेल के केस में होगा स्पर्म सेल गैमीट। इतनी बात समझ में आई? आर यू गेटिंग दिस थिंग? चलिए, अब यहां पर हमें समझना है डाइजाइगोटिक ट्विंस, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम जाइगोट महाराज की कहानी तो देख लें। चलिए, तो जाइगोट की कहानी समझते हैं। लास्ट तक मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, फीमेल जाइगोट एंड मेल जाइगोट के बारे में बताया था। अब यहां पे मान लो ये जो जाइगोट बन गया, ये जाइगोट आपका करे सेल डिवीजन। ये जाइगोट क्या करता है? सेल डिवीजन। सो व्हेन इट विल डू सेल डिवीजन, इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म undifferentiated mass of cells. It will form undifferentiated mass of cell. अब ये जो undifferentiated mass of cell होता है, ये आपका फॉर्म क्या करता है? दिस undifferentiated mass of cell will form a embryo. एम्ब्रियो के अंदर सारे सेल्स एक जैसे होते हैं और सारे के सारे सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जब सेल का मतलब इस एम्ब्रियो में हर सेल अपना अलग काम करना शुरू करते हैं, सो तो वो बनता है फीटस। मतलब स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तक वो एम्ब्रियो रहता है, फिर वो फीटस बनता है। अभी फीटस बॉर्न नहीं हुआ है, सिर्फ इसके अंदर क्या हुआ है? सेल्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जब ये फीटस बॉर्न होगा तो इसको बोलते हैं न्यूनेट और न्यूबॉर्न बेबी। सो समझ में आया क्या हुआ? जो जाइगोट है, जाइगोट इज नथिंग बट इट इज अ थिंग जिसके अंदर सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है। सेल डिवीजन करेंगे, बड़ा बॉल बनाएंगे, बड़ा बॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, लेकिन एम्ब्रियो के केस में सारे सेल सेम काम कर रहे होंगे। जब अब वो सेल अलग अलग काम करने लग जाएंगे, उसको फीटस बोलेंगे। फीटस को क्या बोलेंगे बाद में जब वो बॉर्न हो जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड अ न्यूनेट। कहानी समझ में आई? अब आती है डाइजाइगोटिक ट्विंस की कहानी। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है? आपके पास 2 एग्स होते हैं, 2 होते हैं स्पर्म्स। अब 2 एग 2 स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं? 2 जाइगोट। और ये 2 जाइगोट मिलके क्या बनाते हैं? 2 बेबीज। अब ये जो 2 बेबीज बने हैं बच्चे, ये 2 अलग अलग जाइगोट से बने, तो ये क्या होंगे? दीज बेबीज विल बी नॉन आइडेंटिकल और इनको आप क्या बोलते हो? दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस।
क्योंकि ट्विंस का मतलब, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट सेम कॉपी। तो एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं है क्योंकि दो अलग अलग जाइगोट है। ठीक है, समझ में आई? देखो अब यहाँ पे ना एक चीज समझना कि प्रॉब्लम इज विथ फीमेल। फीमेल में हर मंथ एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन मेल के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेल्स में एक टाइम पे 500 टू 550 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। तो प्रॉब्लम किसकी है? फीमेल की है। तो फीमेल गलती से कई बार दो एग रिलीज कर दे, देन इट विल फॉर्म डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट कम्स द आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, और यहाँ पे क्या लिखा है? मोनोजाइगोटिक, मतलब एक सेम जाइगोट से बने। बिल्कुल। सो इसमें एक एग और एक स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं? आपका एक जाइगोट। और इस जाइगोट में क्या है? ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट होना है? आपका एम्ब्रियो में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका एम्ब्रियो में। अब ये एम्ब्रियो आपका क्या है? दिस एम्ब्रियो इज इनिशियल स्टेज में ये लूजली पैक्ड होता है, जैसे कि ग्रेप्स की बंच होती है ना, उस तरह से लूजली पैक्ड होता है। टाइट बॉल बाद में बनती है। सो इसलिए मान लो ये टूट गया दो भाग में, सो इट विल फॉर्म व्हाट? दो भाग्स में टूट गया, तो एक यहां से बेबी, एक यहां से, सो टू बेबीज बन गए। अब ये जो टू बेबीज होंगे ये सिंगल जाइगोट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल। सो क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। वाई? बिकॉज एक सिंगल एम्ब्रियो से बने हैं, सो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। सो आइदर बोथ विल बी मेल और बोथ विल बी फीमेल। दोनों फीमेल फीमेल होंगी या फिर दोनों मेल मेल होंगे, उल्टे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बने तो भैया एक ही से है ना, समझ रहे हो बात? एक ही से बने इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी है कंजॉइंड ट्विंस की, जिसको सिस्मी ट्विंस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? आपने क्या ऐसे ट्विंस सुने हैं जो कि जब बॉर्न होते हैं दे आर अटैच टू ईच अदर? जब वो बॉर्न होते हैं वो एक दूसरे के साथ, चाहे स्टमक अटैच्ड हो चाहे कुछ भी अटैच्ड हो। सो ऐसे ट्विंस की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इनके एम्ब्रियो होते हैं ना, दे आर नॉट ब्रोकन। मतलब वो अलग तो हो गए लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हो पाए। तो चाहे तो उनका टम्मी ज्वाइंट रह जाए, चाहे आर्म्स ज्वाइंट रह जाए एंड ऑल, फिर उनकी क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं एंड देन दे आर सेपरेटेड। व्हाई इट इज नोन एज सिस्मी? बिकॉज इसको डिस्कवर पहली बार किसमें किया था? सिस्मी में। जैसे मान लो आपका एम्ब्रियो गोल होता है, इस तरह से डिवाइड हो गए, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आई? समझ में आ गई इतनी बात? चल नेक्स्ट कम्स द ह्यूमन क्लोनिंग। अच्छा, एक मल्टीपल बेबीज भी होते हैं। मल्टीपल बेबीज दे आर नथिंग बट दे आर मेडिकल वंडर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग इज समथिंग जिसके ऊपर ना काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर। सो हम इसको अच्छे से करेंगे ह्यूमन क्लोनिंग को, जिसको एनिमल क्लोनिंग और सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक भी कहते हैं। तो होती क्या है? लेट अस स्टडी दैट। सो मुझे तो सबसे पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन? क्लोन का मतलब होता है कॉपी, जो एक दूसरे के जैसे। ठीक है, दे आर व्हाट? दे आर अ चाइल्ड ऑफ। और अच्छा, एक जैसे कब होंगे? जब वो दे आर बेबीज ऑफ अ सिंगल जेनेटिक पेरेंट। बिकॉज अगर मदर से आ रहा है कुछ मटेरियल, फादर से आ रहा है, तो बिल्कुल थोड़ी मदर फादर की तरह होंगे। मदर फादर की तरह तो तभी होंगे ना व्हेन जेनेटिक मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम दी सिंगल पेरेंट। गेटिंग माई पॉइंट? और यूजुअली इसको साइंटिस्ट कहाँ पे करते हैं? दिस इज डन इन लैब, बिकॉज प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो आपको क्या चाहिए? व्हाट यू नीड इज, यू नीड 1 मेल एंड 1 फीमेल, ताकि वो दोनों रिप्रोडक्शन, वो दोनों
basically they intimate with each other and then what they will produce a zygote. So इसीलिए इसको कहाँ किया जाता है, लैब्स में. पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दे देती हूँ. हैव यू हर्ड अबाउट ग्रीमा, जिसमें बफलो क्लोनिंग की गई थी? हैव यू हर्ड अबाउट महिमा, गरिमा? सो दे आर व्हाट, बफेलो से रिलेटेड. चाइना में एक ऐसा ही मंकी के ऊपर करी जा रही है रिसर्च, जोंग हुआ. ठीक है, ऐसे ही एक मकई होता है जो लंबी टेल वाला मकई होता है, उसके ऊपर करी जा रही है. सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर चीजें करी जा रही है. डॉली शीप है ना. सो एनिमल्स को यूजुअली अभी हम लोग क्लोन कर रहे हैं. अभी तक प्लांट को क्लोन नहीं किया गया है. पहला मैमल जिसको क्लोन किया गया था दैट वाज डॉली शीप, लेकिन उसमें की भी बहुत दिक्कतें आई थी विच वी विल लव. सो लेट अस स्टडी. सो दिस इज अ डॉली शीप विच वाज क्लोन. So what is cloning? So cloning is a process of producing identical or virtually identical, of producing individuals with, सही था वो, my mistake, is a process of producing individuals जिनके identical या फिर virtually identical DNA होते हैं. अब यहाँ पे क्लोन क्या होता है? क्लोन is a child of a single genetic parent. जहां पे बहुत सारे जेनेटिक पेरेंट नहीं होते हैं, जहां पे आपका एक सिंगल जेनेटिक पेरेंट होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ क्लोन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है कि क्लोन क्या होता है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसने दो तरह की क्लोनिंग होती है. एक होती है थेरापेटिक क्लोनिंग, एक होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट देम, देन वी विल टॉक अबाउट देयर डिफरेंस. ठीक है. सो सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे करते हैं, फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाए. सो ये टेक्निक क्या होती है वो समझते हैं. सो यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा, क्या लिखा हुआ था? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर. ठीक है. सो यहाँ पे आपके एलिलोसोम्स नहीं होते, यहाँ पे आपके सोमेटिक सेल होते हैं. सोमेटिक सेल जो है वो लिया जाता है. सो सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस जो है लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम. अब यहां पे इसको ऐसे समझो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ एग सेल. ये आपका क्या है? एग का साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये आपका क्या है? एग सेल है. ये आपका क्या है? एग का साइटोप्लाज्म है. अब आप सोचोगे मैम ये चीजें आई कहां से एंड ऑल दैट. सो उसको समझो कि क्या ये सेम से आई है, डिफरेंट से आई, ताकि चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से आपको क्लियर. सो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होता है? डोनर. एक जो डोनर होता है उसकी बॉडी में से क्या ले लिया जाता है? एग से. बॉडी में से क्या ले लेते हैं? एग से. अब डोनर इतना तो पता है ना, लेडी होगी, क्योंकि मेल तो सेल देगा नहीं, एग सेल फीमेल ही देगी, है ना. सो यूजुअली लेडीज दे. ठीक है. और ये भी याद रखना कि दिस एग सेल शुड बी लिविंग, एल्स वी कांट मेक अ क्लोन. ठीक है. अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज जो है, आप क्या करते हो? आपने एग सेल ले लिया. अब इस एग सेल में से आप क्या निकाल देते हो? ये जो इसके अंदर का न्यूक्लियस है दैट इज रिमूव्ड. सो ये आपका सेल हो गया. दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस. सो इसको आपने ई न्यूक्लियस कर दिया. सो दिस इज एग सेल विदाउट न्यूक्लियस. बट स्टिल इट इज कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम. ठीक है. सो इसके अंदर क्या है? अब साइटोप्लाज्म. ठीक है. इतनी बात समझ में आई क्या हुआ? ठीक है. सो इसके अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है आपका? डीएनए मटेरियल. राइट. समझ में आ गई बात? अब हमें एक पर्सन चाहिए जिसकी बॉडी में हम इसको
शिफ्ट कर सके। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, सोमेटिक सेल चाहिए किसी पर्सन का। ठीक है, और उस सोमेटिक सेल का क्या लोगे आप, न्यूक्लियस निकाल लोगे। आपने क्या किया, आपने न्यूक्लियस किसी और का निकाला, इन दोनों को ट्रांसफ्यूज कर दिया। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते ताकि ज्यादा बेटर समझ में। इन दोनों को क्या कर दिया, या फिर न्यूक्लियस आपने किसके अंदर रख दिया, एग सेल के अंदर रख दिया। सो व्हाट टाइप ऑफ थिंग इट विल बी, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर, जहां पे न्यूक्लियस किसी और से आया, सेल कहीं और से आया। आर यू गेटिंग? ठीक है, सो सोमेटिक सेल कहां से आया है, पर्सन जिसको क्लोन करना है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है ना, तो जिसके साथ का क्लोन बनाना है वहां से आया। एंड दिस जाइगोट विल बी नोन एज व्हाट, दिस जाइगोट विल बी नोन एज क्लोन्ड जाइगोट। ठीक है, यहां तक जो आपका थोरेपेटिक होता है, क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग सेम होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे जाइगोट बना लिया। अब इस जाइगोट को किसी के वूम में भी तो रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस जाइगोट को, अगर आप इस जाइगोट को क्या करते हो, इस जाइगोट को किसी के वूम में रखते हो, सो दैट विल बिकम रिप्रोडक्टिव क्लोन। लेकिन अगर इस जाइगोट को आप किसी के अंदर नहीं रखते हो, बट आप उसको लैब में उससे कॉपीज बनाते हो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज थेरेपेटिक क्लोन। आर यू गेटिंग दिस थिंग? समझ में आ रहा है क्या हुआ है? आपने क्या किया, यूजुअली होता यह है कि 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे एक से ही आ रहे हैं। और आपने उसको दो तरीके से आप उसको क्लोन कर सकते हो, किसी के मदर के अंदर रख के या फिर कहीं बाहर करके। जब लैब में करते हैं उसको थेरेपेटिक क्लोनिंग कहते हैं, जब हम उसको किसी के वूम में रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज, जो थेरेपेटिक क्लोनिंग है, दैट क्रिएट्स लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू एन इंडिविजुअल। व्हाई इट इज स्टेम सेल? बिकॉज इससे आप बहुत सारे और सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हो और वो इंडिविजुअल के होंगे, उसी के जैसे होंगे। Advocates support the development of therapeutic cloning to generate tissue and whole organ to treat patients who need transplant. देखो, आप हम सबको पता है कि when it comes to liver transplant, heart transplant and all, तब बड़ी दिक्कत आती है कि डोनर नहीं मिलता, राइट? तो अगर इस तरह की क्लोनिंग को परमिट कर दिया जाए, सो वी कैन इजिली मेक द कॉपीज, क्लोन बने होंगे तो इजिली काम हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि मेडिकल इंडस्ट्री में कितना ज्यादा माफिया बढ़ जाएगा? सो दैट इज व्हाई इट इज स्टिल डेट इट इज स्ट्रगलिंग कि इसको करें ना करें। रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हो। ठीक है, कई लोगों का ये कहना है जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, एटलीस्ट वो टेक्नोलॉजी की सहायता से बच्चा तो प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन ओपोनेंट्स के अपने कंसर्न है। ओपोनेंट्स क्या बोलते हैं कि अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी सेफ नहीं है, क्योंकि जो हमने डॉली, गरिमा एंड ऑल की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, कि वो सेफ हो। फिर हमें ये नहीं पता, चलो हमने प्रोड्यूस तो कर लिया, कि वो कितने ज्यादा सही हो, ठीक है, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज आ जाती है। फिर ये भी आता है कि जो भैया क्लोन आपने बनाए हैं, वेदर दे क्लोन विल बी एबल टू एडजस्ट विद द फैमिलीज एंड द सोसाइटीज और नॉट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब 8 मार्च 2005 को क्या हुआ, यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन क्लोनिंग आर इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। क्योंकि आप कुछ आर्टिफिशियली डिजाइन कर रहे हो, सो यू कांट से ना कि वो 100% सेफ होगा। वी डोंट नो अबाउट इट। सो इससे उनका ये मानना है कि पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, मेडिकल बिजनेसेस भी माफिया करेंगे, ठीक है,
उसके बाद क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों भैया, एक जैसे क्रिमिनल्स है, कहाँ से उनको आइडेंटिफाई करोगे? सो डोंट यू थिंक दैट इट विल बिकम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स एज वेल? सो दिस इज द थिंग विच दे आर सेइंग। ठीक है, चलिए। लेकिन इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, कि जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये शिप्स की मिलके हम लोग एक बढ़िया क्वालिटी की शिप बना सकते हैं, या फिर बढ़िया क्वालिटी का एक ऐसा एनिमल बना सकते हैं जो कि ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, तो बिल्कुल वहां पे फायदा है, राइट? सेकंड, थ्रेटन स्पीशीज जो खत्म हो चुकी है उसको कंजर्व कर सकते हो, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनको वापस लेके आ सकते हो। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट। ड्रॉबैक्स क्या है? इनएफिशिएंट मेथड है, वी डोंट नो कि क्लोन जिंदा बचेगा भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एबनॉर्मेलिटी सच एज ऑर्गन में भी कोई डिफेक्ट आ सकता है। अब जो मेथड्स हैं, दे आर व्हाट? दे आर डिजाइन्ड इन लैब्स। सो लैब्स में डिजाइन होने के कारण ये सारे के सारे मेथड जो हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। थर्ड, फोर्थ थिंग इज 100% पेरेंट जैसा होना चाहिए। ठीक है, बट जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो डीएनए होता है ना, उसके कारण भी चेंजेस आ सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस है उसके कारण भी आ सकते हैं। सो दीज कैन बी द ड्रॉबैक्स। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है। अब हम बाकी चीजें 3 पेरेंट बेबी एंड ऑल यहां से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये हमने बेसिक्स किया था, थोड़ा एडवांस लेवल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।